मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुभाष सिंह, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम आपका पहला चैप्टर जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और इस लॉकडाउन में सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, तो उसी को हम आज शुरू कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश की दो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। पहली है जो जनरल है, जो हम साधारण भाषा में बोल देंगे, जो समझने के हिसाब से भी सही है। क्या है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे पदार्थ छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। पदार्थ के इसी गुण को क्या बोलते हैं हम? वैद्युत आवेश। ठीक है, आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करे होंगे कि बच्चे क्या पेन को बालों में रगड़ के और उससे कागज के टुकड़ों को ऊपर उठाते थे और हम सोचते थे कोई जादू हुआ है। वो जादू नहीं, वो जो पेन था जब उसको बालों में रगड़ा तो वो आवेशित हो गया। ठीक है, और उसने विपरीत प्रकार के आवेश वाले कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित किया। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कांच की छड़ व रेशम का। ये हमारे पास एक कांच की छड़ है। जब हमने इसे रेशम के टुकड़ों पर रगड़ा तो क्या हुआ? कांच की छड़ से आवेश, यानी कौन सा आवेश? इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पर पहुंच गए? रेशम पर। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसलिए जो कोई भी व्यक्ति कुछ देता है उस पर कौन सा आवेश आ जाता है? धन आवेश। देने वाले को हमेशा धनी बोलते हैं और लेने वाले को ऋणी बोलते हैं। और रेशम पर कौन सा आवेश आ गया है हमारा? ऋण आवेश। रेशम ने आवेश लिया है, इसलिए लेने वाला हमेशा ऋणी होता है, अतः रेशम पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋण आवेश। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर गए तो रेशम पर ऋण आवेश और कांच पर कौन सा आवेश आ गया? धन आवेश। यहां से हम दूसरी परिभाषा भी बना सकते हैं वैद्युत आवेश की। क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को वैद्युत आवेश कहते हैं, जो कि एक आसान परिभाषा है, तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। अब आए टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, दोनों प्रकार मैंने बता दिए हैं आपको, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, यहाँ एक थोड़ी सी बात नोट करने की है। अगर दोनों आवेश धन है या दोनों आवेश ऋण है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, यानी अपने पास से दूर हटाते हैं, रिपल्स करते हैं। और इनके बीच में ये काम कौन करता है? इन दोनों को हटाने का काम कौन कर रहा है? प्रतिकर्षण बल। तो दो समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल। और अगर आवेश विपरीत हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, अब आवेश का मात्रक भी याद होना जरूरी है। हमने 10th क्लास में पढ़ा है Q इक्वल टू क्या होता है? IT। आवेश इक्वल टू होता है धारा गुणा समय। तो आवेश का मात्रक निकालने के लिए धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर सेकंड या फिर कूलाम। ठीक है, तो आवेश की बीमा, हमने 11th क्लास में बीमा का पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो वहां से आप बड़े आसानी से बीमा निकाल सकते हैं। एम्पियर की बीमा क्या होती है? A, और सेकंड की बीमा क्या होती है? T। तो आवेश की बीमा क्या हो गई? AT। उसके बाद हमारा नया टॉपिक आता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम है, ना तो इसे उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से ये दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दिखाई दे रहा हूं, ये कांच की छड़ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे। क्या निकले थे? इससे इलेक्ट्रॉन निकले थे, और वो किस पर चले गए थे? रेशम पर। हमने मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 5 इलेक्ट्रॉन निकले। जब यहां से 5 इलेक्ट्रॉन रेशम पर पहुंच गए तो यहां 5
इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके आ जाएंगे, प्लस के, क्योंकि देने वाले ने प्लस में दिया है, लेने वाले ने माइनस में लिया है। तो रेशम पर कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस के 5, और कांच पर कितने हैं, प्लस के 5। जब दोनों का टोटल करेंगे तो माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन और प्लस के 5 इलेक्ट्रॉन टोटल मिलाकर क्या हुआ, 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो हमने इसे उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया, ये पहले भी 0 था और बाद में भी 0 ही है। उसके बाद अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, हमने दो बिंदु आवेश ले लिए हैं, जो एक तो बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर प्लस Q1 आवेश है, बिंदु बी पर प्लस Q2 आवेश है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। तो इसी डायग्राम से हम इसकी परिभाषा बना देंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके बीच में या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण। अगर दोनों समान है तो प्रतिकर्षण, अगर दोनों विपरीत हैं तो आकर्षण। बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी क्या है, r के वर्ग यानी r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो बल की दिशा है वो आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो है AB की दिशा में होती है। अब हम इसका डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं। माना दो बिंदु आवेश है हमारे पास Q1 व Q2, और उनके बीच की दूरी कितनी है, r। तब इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, मैंने क्या बताया था अभी, Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लेकर आते हैं, और वो नियतांक क्या है हमारा, स्मॉल k। तो F इक्वल टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r²। स्मॉल k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये k की वैल्यू हम ऊपर यहां पुट कर देंगे, यहां तो हमने पुट कर दिया, तो F इक्वल टू कितना आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r², इतने न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपका कूलम्ब का नियम हो गया है। ठीक है, आप इस नियम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। इसका आंकिक मान, जो आंकिक मान होता है 1/4πε0 का, वो कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r², इतना न्यूटन। आप चाहे तो यहां तक छोड़ सकते हैं, तो हमारा कूलम्ब का नियम यही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये दोनों जो आवेश हैं, जो अभी फिलहाल वायु या निर्वात में थे, अगर ये किसी परावैद्युत माध्यम में है, परावैद्युत माध्यम क्या हो सकता है, कांच, मोम, ठीक है, कांच, मोम, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का जो विद्युत है वो प्रवाहित नहीं की जा सकती है, वो क्या कहलाते हैं, परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। अगर इसे हम किसी परावैद्युत माध्यम में रखें, तब इनके बीच लगने वाला जो बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो क्या होगा, F इक्वल टू 1/4πε0, और ये K, ये क्या है, K परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन r²। और आप चाहें तो ε0 K की जगह क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r²। अब एप्सिलॉन और ε0 में अंतर क्या हुआ, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और ε0 क्या था, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और परावैद्युत माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो हमेशा कितना होता है, K से, K की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, जबकि जो वायु या निर्वात है उसमें K की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है।